हेलो बच्चों। तो चलो, आज जो था आपका केमिस्ट्री का एग्जाम था इंटर का, तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि कल आपका फिर से अभी एग्जाम इंग्लिश का बायो का बचा हुआ है। तो बिना ज्यादा टाइम लिए हुए सीधे जो मुद्दा है कि जो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटाफट एकदम रैपिड फायर स्पीड से हम लोग जल्दी से इसको कर लेते हैं। डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ऑप्शन बता देंगे। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन का जो जरूरत होगा वहां पे हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही आसान सा सवाल था और सब्जेक्टिव में भी बहुत इजी क्वेश्चन आया था। और 5 नंबर में आप देखोगे सवाल जो था वो अनएक्सपेक्टेड, मतलब उम्मीद से अलग, बिल्कुल आसान सा सवाल पूछ दिया कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एल्कोहल है इसमें आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो पहले ये 2 नंबर में आता था, तो 2 तरीका है, ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट आपको पढ़ाया था मैंने। तो ये दोनों से आप इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हो। और दूसरा सवाल था कि रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या है और उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर। तो कई बार हम लोग कर चुके हैं, ताप हो गया, सांद्रता हो गया, उत्प्रेरक हो गया, ये सारे जो है वो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते हैं, इनको मेंशन करना था। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था इमल्सन के बारे में। इमल्सन पायस। तो पायस हम लोग पढ़े थे कि तेल में जल का पायस और जल में तेल का पायस, ये 2 प्रकार का इमल्सन होता है, ऑयल इन वाटर इमल्सन और वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो इसको भी डिस्कस करना था। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल था। और एक और जो ये तो बहुत ही एक्सपेक्टेड था, कई बार मैंने बोला था कि हैबर प्रोसेस जो है, हैबर प्रोसेस अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये 5 नंबर में पूछा था। उसके बाद 2 नंबर में बहुत छोटा छोटा सवाल, जैसे कार्बाइलेमिन रिएक्शन आपसे पूछा, शॉर्टकी डिफेक्ट पूछा, फ्रेंकल डिफेक्ट से भी क्वेश्चन था। तो ये बहुत ही आसान सवाल था और इसमें भी 70 में मात्र 35 ऑब्जेक्टिव, 50-50 बनाना था, सब्जेक्टिव में भी 50-50। तो ये इसके बावजूद भी इतना जो सरकार प्रेफरेंस देती है आपको, इसके बावजूद आपको अगर टफ लगता है और भारी लगता है तो फिर हमको नहीं लगता कि आप क्या करोगे आगे। तो ये सवाल मेरे मुताबिक बहुत ही इजी था, बहुत ही अच्छा था, अच्छे लेवल का था, आईएएस लेवल का था, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए जल्दी से हम लोग डिस्कस करते हैं 70 क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी लिगेंड होते हैं। लिगेंड जो हम लोग पढ़े हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड का यूज करते हैं, और लिगेंड क्या होते हैं, तो लिगेंड जो होते हैं लुईस बेस होते हैं। देखो लिगेंड के पास क्या होता है, NH3 H2O, ये सब जो है इनके पास या तो निगेटिव चार्ज होता है या लॉन पेयर होता है। इस लॉन पेयर के कारण क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। तो लुईस बेस, और उसके बाद देखो कुछ लिगेंड जो होते हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है, लेकिन लुईस एसिड कोई नहीं होते हैं। तो लुईस बेस सारे के सारे लिगेंड होते हैं क्योंकि इनके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। चलो सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है। तो देखो इसका हम ट्रिक भी बताए थे आपको कि अगर वीक फील्ड लिगेंड रहेगा, जैसे क्लोरीन है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग होगा नहीं, पेयरिंग नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और बाकी सब में जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, ये डायमैग्नेटिक बना देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जैव अणु में मैग्नीशियम रहता है। तो ये अभी जल्दी में 2 दिन पहले क्वेश्चन करवाए थे। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के पास कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप यहां पे देख लो जरा, मैग्नीज, देखो इसका मैग्नीज MnO4 माइनस है। तो अगर इसका मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, X प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू पूरा चार्ज -1, तो X इक्वल टू 4 दूनी 8 में से 1 गया +7, यानी मैग्नीज के पास जितना जो +7 इलेक्ट्रॉन था वो +7 में, यानी कि सारा का सारा डी ऑर्बिट, डी इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर आ गया है, इसका सब डी इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है। तो इसीलिए यहाँ पे मैग्नीज जो है वो इसके पास कोई भी डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो मैग्नीज में डी के पास 5 होता है, तो पांचों के पांचों क्या हो गया है, बाहर आ गया है, और एस का भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है। तो यहाँ पे ये जो होगा, इसके डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। कौन कथन गलत है,
Each statement is wrong। तो देखो NiCO4 चतुष्फलकीय है लेकिन अनुचुंबकीय नहीं है, डाइमैग्नेटिक है। NiCO4 ये भी सही है, डाइमैग्नेटिक। यहाँ पे आप देख लो A चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय है, ये सही है। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपका पेयरिंग हो जाएगा, और पेयरिंग होगा यानी युग्मन होगा तो फिर अनुचुंबकीय नहीं बल्कि डाइमैग्नेटिक हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। तो ए वाला आपका क्या है? गलत है। NiCO4 ए डाइमैग्नेटिक होगा, डाइमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस यौगिक का उपयोग अग्निशमक में, भी 2 दिन पहले इसको करवाए थे हम कि अग्निशमक में जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ, देखो कई बार हम बोलते थे कि आएगा एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्कीन बनता है, और एक्वस KOH के साथ बताए थे कि क्या बना देता है? एल्कोहल। तो आपका आंसर हो जाएगा एल्कीन। वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में, तो अपने पास CH3 CH2 OH है, एल्कोहल। और एल्कोहल से हमें क्या बनाना है? एल्कोहल से बनाना है ब्रोमो ब्यूटेन, यानी कि आप इसको क्या करो, PbR3 के साथ रिएक्शन करा दो। हम लोग पढ़े थे कि एल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे क्लोरोएल्केन बनेगा, और PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे क्लोरोएल्केन बनेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि PbR5 और Pi5 नहीं बनता है, तो ब्रोमोएल्केन आयोडोएल्केन बनाने के लिए PbR3 और Pi3 के साथ रिएक्शन करवा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका PbR3। ये भी क्वेश्चन जल्दी में हम करवाए थे ऑब्जेक्टिव जब करवा रहे थे लाइव में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब, देखो बेंजीन को क्लोरीन का जितना में करवाओगे तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। नेक्स्ट, कौन आयोडोफोम परीक्षण देता है? तो देखो आयोडोफोम टेस्ट कई बार बताए थे कि वैसे कंपाउंड जिनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, CH3CO ग्रुप होता है, और अगर ये पहले से प्रेजेंट ना हो तो उसके ऑक्सीडेशन के द्वारा मिथाइल कीटोन मिल जाए। जब आप इसको देखोगे तो CH3 CH3 और OH कुछ इस तरह का कंपाउंड है। देखो दो तरफ से CH3 CH और ये OH है, तो यहाँ पे OH लगा दिए, एक CH3 इधर एक CH3 इधर। ये 2 डिग्री एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो कीटोन बनेगा, कीटोन, क्योंकि बताए हैं प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो कीटोन बनेगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3CO CH3। अब देखो यहाँ पे मिथाइल और एक कीटोन ग्रुप है, तो मिथाइल कीटोन ग्रुप जिसमें आएगा, मिथाइल कीटोन ग्रुप जिसमें आएगा वो आपका आयोडोफोम टेस्ट देता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मिथाइल अल्कोहल बनाया जाता है? तो देखो मिथाइल अल्कोहल जो है बड़े पैमाने पे वो पाइरोलिग्नियस एसिड के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, पाइरोलिग्नियस एसिड के द्वारा। शीरा के किण्वन से आपका इथाइल अल्कोहल बन जाता है, इथाइल अल्कोहल। शीरा के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनेगा और पाइरोलिग्नियस अम्ल से क्या बनेगा? इसके भंजक आसवन से मिथाइल अल्कोहल बनता है। क्रियाशील मूलक एल्कोहल बोले थे कि ये बने, वो आएगा इसमें से, सबका फंक्शनल ग्रुप याद कर लेना। तो क्रियाशील एल्कोहल का कौन होता है? OH होता है, OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सर्वाधिक अम्लीय है? देखो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप जो होते हैं 2 प्रकार के, एक इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला और इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये 2 बताए थे। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, COOH, CHO सब एसिडिटी बढ़ा देता है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला एसिडिटी कम कर देता है। तो मेटाक्लोरोफिनॉल में आप देखो यहाँ पे OH और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगाओगे तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है, एसिडिटी को बढ़ा देगा, तो मेटाक्लोरोफिनॉल हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल का कैटेलाइटिक डिहाइड्रोजनेशन से क्या बनता है? तो प्राइमरी अल्कोहल का करवाओगे तो ये बना लेगा एल्डिहाइड, क्या बना लेगा? एल्डिहाइड बना लेगा, एल्डिहाइड। जब एसिटिलीन को तनु H2SO4
तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, तो ये आपका बन जाता है एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड ये एक प्रकार का कौन सा रिएक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन रिएक्शन। ये देखो रोसेनोन रिएक्शन है, RCOCl एसिड क्लोराइड को पैलेडियम BaSO4 के साथ जो आपका नेम रिएक्शन पढ़ाए थे वहां पे आया था रोसेनमुंड रिएक्शन, रोसेनमुंड रिएक्शन ये सब पढ़ाया हुआ था, कैनिजारो, हेलोफोम, रोसेनमुंड, प्रिवेंशन, टोटल। कौन एल्डोल संघनन में बार बार बोलते थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए थे आपको, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बार बार बोलते थे, अभी जल्दी में 2 दिन पहले भी क्वेश्चन करवाए थे। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और बोले थे कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो कौन नहीं भाग लेगा, तो मिथेनॉल में देखो मिथेनॉल है यानी फॉर्मल्डिहाइड HCHO, गलत लिखा हुआ है इधर जो भी बना है HCHO, तो इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि CHO फंक्शनल ग्रुप है, इधर H है, कोई कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, इसलिए ये जो है वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। नेक्स्ट फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से करवाई जाती है तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। तो 18 का आंसर सही होगा बी, जो बी किया वो सही है। तो ये सब सवाल बनाने का जरूरत नहीं था, बहुत आसान आसान सवाल मौजूद थे जिनको 35 में 35 बनाया जा सकता था। निम्नलिखित में कौन स्तर का क्रियाशील समूह है, तो COOR स्तर में होता है, ये सब 2 कौड़ी का सवाल आया था। निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर, एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मिक एसिड जो है रिएक्शन करके CO2 देता है, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा कौन सा रिएक्शन है, याद आ रहा है, हंसदी कुड़ी आएगी बारात, याद आ रहा है, हंसदी कुड़ी आएगी बारात, तो ये हो गया हंसडीकर रिएक्शन, हंसडीकर रिएक्शन। ये रिएक्शन आया था किसमें, सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में आया है, कार्बाइड एमीन रिएक्शन, और HBZ रिएक्शन भी पढ़ाया हुआ था, हॉफमैन भी पढ़ाया हुआ था। इसका देखो कई बार बताया है कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो स्लो स्टेप से फाइंड होता है, मंद पद से। तो मंद पद में O3 भी है और O भी है, तो रेट में O3 भी भाग लेगा और O भी भाग लेगा, तो A C आंसर हो जाएगा। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुना क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, बताओ टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू, हम लोग बोले थे कि अगर टेम्परेचर जो है आप 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो तो रिएक्शन का रेट 2 से 3 गुना हो जाता है, 2 से 3 गुना। टेम्परेचर कोफिशिएंट ताप गुना, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, तो रिएक्शन का रेट 10 डिग्री से बढ़ाते थे तो ताप 2 से 3 गुना हो जाता था, टेम्परेचर कोफिशिएंट। कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, देखो कुहासा जो है आपका लायोफिलिक कोलाइड नहीं होता, कुहासा। नेक्स्ट कोलाइडिक कणों का आकार, तो कोलाइडिक कणों का आकार जो होता है वो 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर में होता है। नेक्स्ट स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा कंपाउंड मिलते, किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टार्च के जल अपघटन में डाइस्टेज का यूज करते हैं, ठीक है, स्टार्च में किसका यूज करते हैं, डाइस्टेज। इन्वर्टेज क्या करता है, केन शुगर को ग्लूकोज फ्रुक्टोज में बदलता है। जाइमेज क्या करता है, तो ये ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और CO2 में चेंज करता है। और माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में। रासायनिक अधिशोषण का जो दर होता है वो दाब बढ़ने से घट जाता है, याद रखना, रासायनिक अधिशोषण का दर दाब बढ़ने से घट जाता है। पृथ्वी की परत में बार बार करवाए थे और ये मॉडल पेपर में भी आया था, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु पूछेगा एल्युमिनियम, धातु पूछता तो ऑक्सीजन। पाइरोलिग्नियस अम्ल में क्या रहता है, इसी से बना था ना मिथाइल अल्कोहल, 9 से 10% एसिडिक अम्ल होता है पाइरोलिग्नियस अम्ल में, तो यहाँ पे 10% एसिडिक एसिड हो जाता है। कौन सा एमीन है, देखो कितना आसान सवाल है, तो इसमें आपका ये 3 तरफ से एल्काइल ग्रुप है, एक तरफ से एमीन है, तो ये हो गया आपका टर्शियरी एमीन, टर्शियरी एमीन। बताओ ऐसा सवाल पूछा था।
जलीय घोल में निर्मित सबसे प्रबल भस्म है। तो आपको एमीन का भस्मिकता, बेसिक नेचर ऑफ द माइंड हम बताए थे कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा आपका यहाँ पे टर्शियरी एमीन, ठीक है। CH3 का होल थ्राइस एन, ये जो होगा सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। C3H9N अनुसूत्र के द्वारा देखो कहीं कहीं पे इसमें क्या होता है, चेंज करता है कि जलीय विलयन में और एल्कोहलिक विलयन में कहीं पे CH3 का होल थ्राइस टर्शियरी एमीन ज्यादा बेसिक होता है, कहीं पे सेकेंडरी एमीन ज्यादा बेसिक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप के आधार पे मारोगे तो टर्शियरी एमीन सही हो जाएगा। अनुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से कौन बनाया जा सकता है, C3H9N। तो आप देखो तो CH3 CH2 NH2 बनाओ तो क्या बना, 3 2 5 2 7, 3 कार्बन है। कितना कार्बन बनाना है, 3 कार्बन। तो CH3 CH2 CH2 NH2, तो 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, तो 1 डिग्री एमीन बन गया। क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन। अब इसको अगर हम चाहें 2 डिग्री एमीन बनाने के लिए, 2 डिग्री, तो CH3 और उसके बाद CH2 NH और CH3, ये देखो 2 डिग्री एमीन बन गया, 2 डिग्री एमीन। अब इसी को अगर यहां से एक और मिथाइल हटा के और CH3 C, यहाँ पे N CH3 और CH3, तो ये क्या होगा, 3 डिग्री एमीन भी बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसके द्वारा तीनों के तीनों, इनमें से सभी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों एमीन का निर्माण उससे आप कर सकते हो। ये भी बहुत आसान सवाल है। किसको अपकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, निम्नलिखित में किसका रिडक्शन करवाएंगे तो सेकेंडरी एमीन, कार्बाइल एमीन के रिडक्शन से सेकेंडरी एमीन आपको मिल जाता है। गन्ने के चीनी के जल अपघटन से क्या मिलता है, तो चीनी के जल अपघटन से आपको सबको पता है कि ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज मिलता है, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। नेक्स्ट एंजाइम क्या होता है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एंजाइम जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जैव अणु है और जीव प्राणियों में होने वाले रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। कौन ऑक्सीकारक और कारक दोनों होता है, इस पे तो हमको उम्मीद था कि ये सब्जेक्टिव में भी आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आया केवल, और इसको हम कई बार करवाए थे, कॉपी में भी करवाए थे कि देखो जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़े भी और घटे भी तो ऑक्सीकारक और अकारक दोनों की तरह कार्य करेगा। तो आप यहाँ पे देखो सल्फर का हम जानते हैं कि मैक्सिमम +6 और मिनिमम -2 होता है। तो SO2 में निकालो, SO2 में सल्फर का x + 2 × -2 = 0, x = +4। पहले हम करवाए थे क्वेश्चन कॉपी में भी, तो x = +4। अब +4 से बढ़ के +6 भी हो सकता है, +4 से बढ़ के घट के -2 भी हो सकता है, यानी इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसीलिए ये ऑक्सीकारक और अकारक दोनों हो। लेकिन इसमें सल्फर का -2 आएगा जो सिर्फ बढ़ सकता है, तो सिर्फ अकारक होगा। इसमें +6 सिर्फ घट सकता है तो ये ऑक्सीकारक होगा, इसमें सिर्फ घट सकता है तो ऑक्सीकारक होगा। कौन रंगीन होता है, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है NO2, ये आपका रंगीन होता है, रेडिश ब्राउन होता है, लिखवाया हुआ है आपका रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, मूली के जैसा भूरा होता है। संक्रमण तत्वों का यानी डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये N-1 D1 to 10 NS1 to 2 होता है, बट 0 लिखा है तो यहाँ पे कोई नहीं। इसमें मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, तो निकालने वाला था, आप निकाल सकते हो आराम से। यहाँ पे देखो निकालो MnO2, तो यहाँ पे निकालोगे तो मैंगनीज O2 है तो x + 2 × -2 = 0, x = क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकाला गया है तो x = 8/3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 4×8/3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3/9 यानी सबसे कम तो इसी में आ जाएगा आपका। कौन एक्टिनाइड नहीं है, इनमें से कौन, तो देखो यूरेनियम, क्यूरियम, कैलिफोर्नियम सब जो है वो एक्टिनाइड है।
लेकिन टर्बियम जो है वो लैंथेनाइड है, लैंथेनाइड। इसका ट्रिक भी दोनों का हम बताए थे लैंथेनाइड का कि सिर तुम पर यूं नजर पड़ी आसमां सिमटी तो उसके बाद सिर पर नशा प्रेम का समाया, ये किसका था? एक्टिनाइड का था। कौन आयन रंगहीन है? रंगहीन, तो देखो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। Cu+, एस का जो 1 है वो निकल गया, तो अब डी में टोटल के टोटल कितना है? 10 है, तो ये यही जो है आपका Cu+ कलरलेस होगा, रंगहीन। कौन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय का भी वही कहानी है। प्रतिचुंबकीय में आपको मोस्ट फेमस Zn2+, और उसके बाद आपको याद रखना था Sc3+, क्योंकि इनके पास जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसीलिए इसका डाइमैग्नेटिक होगा Sc3+। एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, किसका हिमांक और नमन अधिकतम है? जल्दी में क्वेश्चन करवाए थे 2 दिन पहले लाइव जो आए थे। तो देखो हम जानते हैं डेल्टा TF = I × KF × M, तो जिसका I ज्यादा होगा उसका हिमांक में नमन ज्यादा होगा, तो इसको तोड़ो तो 2K + SO4 2- यानी 3 आएगा, ये टूटेगा ही नहीं, Na से टूटेगा तो 2 आएगा, ये टूटेगा ही नहीं, यानी सबसे ज्यादा इसका होगा। 1 फैराडे, सिंपल सा 2 कौड़ी का सवाल, 96,500 कूलम, तो यहाँ पे है 96,500 कूलम। जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है? तो हम लोग पढ़े थे इसमें सेकेंडरी सेल कि जब इसको चार्ज करते हैं तो H2SO4 दोबारे से बन जाता है, मानक इलेक्ट्रोड भी वो निकालना था इसका। तो देखो हम लोग जानते हैं E0 सेल = E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 कैथोड कितना होगा? जिसका वैल्यू ज्यादा होगा तो 0.80 प्लस, और इसका वैल्यू कितना है? E0 कैथोड माइनस होता है, माइनस, और माइनस में 0.14, तो जुड़ जाएगा 0.80 प्लस 0.14 जोड़ दो, आ जाएगा 0.94, तो ये आया था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल तो सबको जानता है कि फ्यूल सेल होता है, ईंधन सेल। इसका उपयोगिता भी आ सकता था बट आया नहीं। इसका उपयोगिता होता है जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक प्रकार का फ्यूल सेल है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर बताओ, एकदम सिंपल सा 2 कौड़ी का सवाल। रासायनिक अभिक्रिया का दर तो समय के साथ घटेगी, हमेशा समय के साथ घटेगी। रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटेगी क्योंकि अभिकारक का सांद्रता समय के साथ घटेगा। इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। एस्टर का जल अपघटन, ये जो है सब फर्स्ट ऑर्डर है। ये जो है आपका स्यूडो यूनियन, यहाँ पे ये जो है इसका NaOH और इसका ये दोनों का रिएक्टेंट आएगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, तो बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। विटामिन सी क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी, हाँ एस्कॉर्बिक एसिड। किसमें कोबाल्ट उपस्थित है? ये भी कई बार क्वेश्चन करवाए हैं। तो कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 में उपस्थित होता है, कोबाल्ट विटामिन B12 में। कौन योगशील बहुलक है? एडिशन पॉलीमर है। तो देखो नायलॉन 6 में कंडेंसेशन है, नायलॉन 6 से कंडेंसेशन है, डेक्रोन भी कंडेंसेशन है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन ये आपका योगशील बहुलक है, एडिशन पॉलीमर। इसमें खाली इथीन के बीच का डबल बॉन्ड टूट के और आपस में सब जुड़ जाता है। 2 दिन पहले ऑर्गेनिक वाला मिक्स को हम बता रहे थे। CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है? तो ये जो है टेफ्लॉन का है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसका नाम है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। कल ही टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाले तो बोले थे सबका एकलक और बहुलक याद कर लेना, तो ये वही आया है। किसका एकलक है? तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन का। क्लोरोक्वीन क्या है? क्लोरोक्वीन एक जो है मलेरिया की दवा है, तो एंटी मलेरियल हो जाएगा। क्लोरोक्वीन एंटी मलेरियल। तो कुछ लोग जो है इसको भी गलती करके आ गया है कि मलेरिया तो दिया नहीं तो क्या करें? अरे एंटी विरोधी होता है, मलेरिया के विरोध में काम करेगा, एंटी मलेरियल।
कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? देखो टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पेनिसिलिन जो है, अब इसमें कंफ्यूजन है। पेनिसिलिन जी जो होता है वो नैरो स्पेक्ट्रम है, तो पेनिसिलिन जो है और एम्फिसिलिन ये सब नैरो स्पेक्ट्रम में आता है, लेकिन कहीं कहीं पे मेडिकल साइंस में पेनिसिलिन जो है कोई कोई पेनिसिलिन का टाइप जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है, लेकिन ऐसे पेनिसिलिन को आप नैरो स्पेक्ट्रम मानोगे। कौन गैमेक्सिन है? देखो बेंजीन हेक्साक्लोराइड को ही गैमेक्सिन कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी को गैमेक्सिन कहा जाता है। एक कीटकनाशी होता है। सल्फाइड आयंस का सांद्रण हमेशा आते रहता है एग्जाम में, फेन उत्प्लावन विधि से। सल्फाइड आयंस फेन उत्प्लावन विधि से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन से नहीं होता? तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम लोग देखें कि आयरन का तो वात्या भट्टी में होता है, सबको पता है। लोहा का निष्कर्षण वात्या भट्टी में होता है, ब्लास्ट फर्नेस में। MgCl2, सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम, ये सब का आप इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा आयरन। हुप की विधि, हुप्स प्रोसेस जो है किसके लिए आता है यूज में? तो एल्युमिनियम के लिए आता है हुप्स प्रोसेस, एल्युमिनियम। कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? कई बार ये क्वेश्चन करवाए हम लोग किए हैं। सबसे कम क्वथनांक अक्रिय गैस हीलियम की होती है, हीलियम की। नेक्स्ट, कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? देखो हम लोग लिखे थे कि क्लोरीन जो है जनरली कोई ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता है, लेकिन अगर आए तो HOF का निर्माण एक ऑक्सी अम्ल ही बनाता है, तो आप इसमें फ्लोरीन टिक आउट कर सकते हो, ठीक है, फ्लोरीन। बाकी सब ढेर सारा बनाते हैं। A60 में ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 0। कोई भी तात्विक अवस्था में रहता है, N2, F2, Cl2, Br2, P4, सब तात्विक अवस्था में, एलिमेंटल स्टेट में, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा? 0। अकेले है तो 0। कौन सबसे कम वाष्पशील है? देखो जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा कम वाष्पशील होगा, तो H2O सबसे कम वाष्पशील है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे वाष्पशीलता क्या होगा? ये लोग जो है गैस है तो ज्यादा वाष्पशील है, H2O कम वाष्पशील होता है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी? आप सबको पता है, कई बार हम करवाए थे CTOR HMT 3 2 4 1 1 2 1। तो घनाकार में कितना हो गया? 3 हो गया। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालक 3 हो गया। एक अष्टफलक रिक्ति कितना गोला से बनता है? तो देखो चतुष्फलक जो होता है वो 4 गोला से, और अष्टफलक जो होता है वो 6 गोला से। अष्टफलक कितना गोला से? 6 गोला से। तो अष्टफलक 6 गोलों से बनता है। किस प्रकार के दोष का कारण क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है? तो आपका जो है वो शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है। शॉर्टकी दोष में धनायन ऋणायन गायब हो जाता है। कौन फेरो चुंबकीय है? इनमें से कौन जो है वो फेरो चुंबकीय है? तो आपका Fe3O4 जो है हम लोग पढ़े थे, एक फेरोमैग्नेटिक होता है। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म, हालांकि इसमें से कोई नहीं आया, 5 नंबर में हमेशा एक आते रहता था, तो नहीं आया मतलब आसान पूछा, ये आता तो ये लोग थोड़ा टफ है चारों पांचों। इसके जगह पे बताओ पायस पूछा है, पायस। जो लोग 2 नंबर के लिए याद करते हैं 5 नंबर में पूछा, तो इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। तो क्वथनांक में मूल्यन जो है वो आपका अनुसंख्यक गुणधर्म। घोलक के 1 kg में उपस्थित घोल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोलालता कहते हैं। 1 kg में, 1 kg या 1000 ग्राम में विलय के मोलों की संख्या क्या कहेंगे? मोलालता कहेंगे, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी के उबलता है तो इसको कहते हैं एजियोट्रोपिक मिश्रण। और इसको हम लोग टेलीग्राम पे भी यूज में किए थे, और अभी 2-3 दिन पहले भी इसको हम करवाए हैं। तो ये होता है एजियोट्रोपिक मिश्रण। ये था आपका टोटल 70 क्वेश्चन। उसके बाद नीचे है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो सब्जेक्टिव देखें थोड़ा सा। साबुन की शोधन क्रिया भी जल्दी में बता रहे थे आपको कि साबुन कैसे काम करता है। तो ये मिसेल निर्माण करता है। डीएनए का जब अपघटन कराएंगे तो डीएनए जो होता है वो उसमें क्या क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, बेस होता है, बेस शुगर और फॉस्फेट होता है, बेस शुगर और फॉस्फेट। प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघटन बताओ। जो जलीय विलयन में पूरी तरह से टूट जाए अपने आयनों में वो प्रबल होगा, जो
वीकली टूटे दुर्बल होगा, तो इस तरह का सवाल था, अब इसमें नहीं है। तो ये था आपका 70 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से मिला लिया होगा और आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही होगा। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपका ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो कई तरह के लोग होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो नाराज होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो बहुत खुश होंगे। तो दोनों तरह से के लोगों से संसार चलता है। तो नो माइंड, एकदम बिंदास अगले एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। और बहाने बनाने वाले लोग हमेशा बहाने बनाते रहेंगे और गर्दा उड़ाने वाले हमेशा गर्दा उड़ाते रहेंगे, ठीक है। तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक आगे के एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।